Dear students, today we will study the age of revolution 1830 to 1848। आज हम ये रेवोल्यूशन जो यूरोप में हुए 1830 से 1848 के बीच में उसके बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था आपको कि मैटरनिक का कहना था कि जब फ्रांस छींकता है तो संपूर्ण यूरोप में जुकाम आ जाती है। बिल्कुल सही कहा था। आप देखेंगे कि जो भी परिवर्तन होता है, जो भी क्रांतियाँ हुई थी, उसका जो शुरुआत है वह फ्रांस से ही हुआ था। इसीलिए मैटरनिक फ्रांस को सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। किसका? राजतंत्र के लिए। वहाँ पर जो यूरोप में राजतंत्र थे उसके लिए सबसे बड़ा दुश्मन फ्रांस को मानता था और फ्रांस को दबाने का प्रयास किया गया था। लेट्स स्टार्ट। Liberalism and nationalism came to be increasingly associated with the revolution in many regions of Europe, such as the Italian and German states। जो लिबरलिज्म और नेशनलिज्म यूरोप में आया वह रेवोल्यूशन के द्वारा, और इसका प्रमुख हम जो देखेंगे यह इटली और जर्मन स्टेट जो थे, इटालियन स्टेट और जर्मन स्टेट्स, यहाँ से हम देखेंगे। द प्रोविंसेस ऑफ ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड एंड पोलैंड। तो किस किस स्टेट से हम देखेंगे कि रेवोल्यूशन के थ्रू वहाँ पर जो लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म लाने का प्रयास किया गया वे थे स्टेट्स मेनली इटालियन स्टेट्स, जर्मन स्टेट्स, ऑटोमन एम्पायर, आयरलैंड एंड पोलैंड। द फर्स्ट अपहेवल टुक प्लेस इन फ्रांस इन जुलाई 1830। पहली बार जो शुरुआत हुई ये रेवोल्यूशन की, यह 1830 से फ्रांस से जो हुई थी, इसे हम देखेंगे। द जुलाई रेवोल्यूशन sparked an uprising in Brussels, which led to Belgium breaking away from the United Kingdom of the Netherlands। जुलाई में जो रेवोल्यूशन हुआ था ब्रुसेल में, ब्रुसेल क्या था? हम जानते हैं कि बेल्जियम की जो कैपिटल, बेल्जियम का कैपिटल है वह ब्रुसेल था। ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। इस रेवोल्यूशन के द्वारा, जुलाई रेवोल्यूशन के द्वारा जो ब्रुसेल थे यानी बेल्जियम, वे यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अपने आप को अलग कर लिया। द ग्रोथ ऑफ रेवोल्यूशनरी नेशनलिज्म इन यूरोप sparked off a struggle for independence amongst the Greeks which began in 1821। जो यूरोप के जो नेशंस में ये रेवोल्यूशन की भावना जो इंक्रीज हुई वह ग्रीक के अगेंस्ट में, ग्रीक से इंडिपेंडेंस के लिए जो है वहाँ पर यूरोप में शुरू हुआ, और यह 1821 में शुरू हुआ। अब आपके बुक में ऑलरेडी ये नहीं, कहीं पर भी यह नहीं दिया गया है कि ग्रीक वार क्या था, ग्रीक्स के अगेंस्ट यूरोपियन क्यों यूनाइट हुए थे। तो इसका सीधा सा आप समझ लें कि ईसा मसीह का बर्थ प्लेस जेरूशलम था, वहाँ पर ग्रीक ने अधिकार कर लिया था और सदियों से उसका अधिकार था। लेकिन 19th सेंचुरी के प्रारंभ से ही ईसाई इस बात को लेके यूनाइट होने लगे कि उनके जो ईश्वर है, गॉड है, उनके जन्म स्थल पर वहाँ के जो चर्च थे उस पर ग्रीक का यानी मुस्लिम्स का अधिकार है।
इसीलिए धर्म के आधार पर वे यूनाइट हुए थे और ग्रीक के अगेंस्ट में यूरोप की यूनाइट सेना लड़ी थी और यरूशलेम को आज़ाद किया गया था। पोएट्स एंड आर्टिस्ट lauded Greece as the cradle of European civilization and mobilized public opinion to support its struggle against a Muslim empire. Finally, the Treaty of Constantinople of 1832, सारे स्टूडेंट्स इसको आप लोग लिख लेंगे, वन वर्ड में आता है कि When did the Treaty of Constantinople occur? इसका आंसर होगा 1832. Recognized Greece as an independent nation. इस ट्रीटी के द्वारा देखेंगे कि ग्रीस को एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में स्वीकार कर लिया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि रेवोल्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए जो यूरोप के क्रांतिकारी थे, रेवोल्यूशनरीज थे, उसने कौन कौन से स्टेप उठाए, क्या क्या तरीका अपनाया। फर्स्ट हम यहाँ देखेंगे द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। The development of nationalism did not come about only through wars and territorial expansion. जो नेशनलिज्म की फीलिंग आई, यह वार और टेरिटोरियल एक्सपेंशन से ही नहीं आई। और सच में कहा जाए तो कहीं भी नेशनलिज्म की फीलिंग वार से, टेरिटोरियल एक्सपेंशन से नहीं आ सकती है। यह सही है कि जब हमारा देश किसी दूसरे देशों पर विजय प्राप्त करता है तो देशवासियों में थोड़ी सी एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, अपने देश के प्रति गर्व की भावना आती है, लेकिन इसी आधार पर नेशनलिज्म की फीलिंग सभी लोगों में नहीं आ सकती है। तो इसके लिए क्या क्या उपाय किया गया। कल्चर प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ नेशन। तो नेशन की आइडिया को बढ़ाने के लिए कल्चर ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। आर्ट एंड पोइट्री, स्टोरीज एंड म्यूजिक हेल्प्ड एक्सप्रेस एंड शेप द नेशनलिस्ट फीलिंग। नेशनलिस्ट फीलिंग के लाने के लिए ये कल्चरल क्या क्या थे, इसमें कल्चर के अंतर्गत क्या क्या आते थे। आर्ट थे, पोइट्री, स्टोरीज, म्यूजिक। जो प्राचीन समय से ही जिस देश में वहाँ की आर्ट थी उसको बढ़ावा दिया गया, पोइट्री को, वहाँ के जो लोकल लोगों की जो पोइट्री होती थी, राइम्स होते थे, उस सबको बढ़ावा दिया गया। पौराणिक स्टोरीज थी, म्यूजिक थी, उस सबको संग्रहित करके उसे फैलाया गया, जिससे कि लोगों में अपने नेशन के प्रति एक त्याग की भावना आए और नेशनलिस्ट फीलिंग के द्वारा वे यूनाइट हो और अपने नेशन को इंडिपेंडेंट करे। अब देखेंगे रोमांटिसिज्म। इट वाज अ कल्चरल मूवमेंट डेवलप्ड अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। इट वाज अ कल्चरल मूवमेंट। अब ये सब आर्ट को, पोइट्री को, स्टोरीज, म्यूजिक, इस सब को फैलाना, बढ़ावा देना, यह कैसा था। कल्चरल मूवमेंट था। डेवलप्ड अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट, जिसके द्वारा लोगों में नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को बढ़ावा दिया। रोमांटिक आर्टिस्ट्स एंड पोएट्स क्रिटिसाइज्ड द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस। ये जो रोमांटिक आर्टिस्ट और पोएट्स थे वे ये रीजन और साइंस इसका क्रिटिसाइज किया, क्योंकि जो भी कल्चर है, जो भी रिलीजन है, वह हम तर्क के आधार पर, साइंस के आधार पर उसे सही नहीं ठहरा सकते हैं। इसलिए इसका विरोध किया गया।
फोकसिंग ऑन इमोशंस। रियली जो हमारे ये रिलीजन्स हैं, जो कल्चर्स हैं, इसको हम फॉलो इमोशन के आधार पर ही कर सकते हैं, साइंस के आधार पर, रीज़न के आधार पर नहीं कर सकते। तो इसीलिए फोकस किस पे किया गया? इमोशन पे। इंस्टीट्यूशन एंड mystical feeling, they try to create a sense of a shared collective heritage as a basic of a nation। आप जानते हैं प्रत्येक देश के अपने जो एंशियंट हेरिटेज होते हैं, आप लोग भी सुने होंगे कि दादा दादी बहुत एंशियंट स्टोरी सुनाते हैं, भारत के बहुत प्राचीन जो कहानियाँ सुनाते हैं, वे सब कॉमन होते हैं। पूरे नेशन में इस तरह की कहानियाँ होती है और उसी कहानियों के आधार पर, उसी गाने के आधार पर जो है लोगों के अंदर जो है नेशनलिस्ट की फीलिंग लाना, उसे यूनाइट करने की भावना उस समय भी यूरोप में की गई थी। रोमांटिक जर्मन फिलोसफर जॉन गॉटफ्राइड हर्डर 1744 to 1803 claimed that true German culture was to be discovered among the common people। इन्होंने क्या कहा था? जर्मन फिलोसफर का कहना था कि जो ट्रू जर्मन कल्चर है यह कॉमन पीपल के अंदर उसकी फीलिंग, उसकी भावना को बढ़ाना चाहिए और उसी के आधार पर वहाँ के लोगों में नेशनलिस्ट फीलिंग आएंगे। दास वॉल्क, और वह जो कॉमन पीपल के अंदर जो कॉमन कल्चर बढ़ाना था उसको किस में संग्रहित किया गया था? दास वॉल्क। द ट्रू स्पिरिट ऑफ द नेशन was popularized through folk songs, folk poetry and folk dances। और वहाँ पर जो ट्रू नेशन की जो स्पिरिट यानी फीलिंग जो फैलाया गया, पॉपुलराइज किया गया, वह फोल्क सॉन्ग्स के द्वारा, फोल्क पोएट्री द्वारा, फोल्क डांसेस के द्वारा। अब मैंने आपको बता दिया ये फोल्क सॉन्ग, फोल्क पोएट्री और फोल्क डांसेस क्या थे, जो किसी भी देश के जो परंपरागत एंशिएंट जो वहाँ पर कल्चर्स होते हैं, वहाँ के सॉन्ग्स होते हैं, वहाँ के डांस होते हैं, उसको पुनः उभार कर लोगों के सामने लाना और लोगों को अपने कल्चर के प्रति जो है उत्साहित करना, उस कल्चर, उस सॉन्ग्स, उस स्टोरीज के द्वारा लोगों को यूनाइट करने का प्रयास किया जाना, यही मुख्य उद्देश्य था। और बहुत हद तक यूरोपियन जो फिलोसफर्स थे, पोएट्स थे, उसको इसमें सफलता भी प्राप्त हुई। थैंक यू।